दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग के बीच कल मैं प्राचीन इतिहास के बारे में आप लोग के बीच चर्चा किया था और उसमें बताया था कि कहाँ कहाँ से संभावित क्वेश्चन बन सकता था, और उसका ऑनलाइन पीडीएफ भी आप लोग के लिए टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे एक लिंक दे दिया गया होगा, जहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल गया होगा, चाहे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लिए होंगे। आज मैं आप लोग को बिहार का मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिहार का मध्यकालीन इतिहास का तात्पर्य है कि मैं वही पार्ट वहाँ पे अपने टच करूंगा, चाहे आप लोग को बताऊंगा कि जो बिहार के इतिहास से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं। बाकी मध्यकालीन बिहार का इतिहास में आप वो लोग पढ़ेंगे कि क्या है उसका, जो उसका विस्तृत चर्चा आप लोग जब मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल के साथ हर चीज बताया जाएगा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बिहार के संदर्भ में जरूरत है, उसके बारे में आप लोग को हम पहले एक खाका बता देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसमें इंपॉर्टेंट बात को मैं चर्चा करते चला जाऊंगा, और इसका पीडीएफ आप लोग को आगे जाके ये आज या कल आप लोग को पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे या यूट्यूब के नीचे में लिंक के माध्यम से आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आज मैं आप लोग के बीच मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि किस तरह मैं आप लोग इस पर लिखूंगा और इसमें समझाऊंगा कि मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कैसे है, और उसके बारे में पूरा एक डेवलपमेंट चलेगा। वो आधुनिक काल तक आपको जाके मैं छोड़ूंगा, तो पूरा उसका एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और आप वहाँ पे आराम से वो क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे पढ़ाया गया था, ये क्वेश्चन VVI भी था। तो आज मैं आप लोग को चर्चा करता हूँ सबसे पहले मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार का इतिहास। अच्छा, जैसा आप लोग देखें कि अगर मैं बिहार का इतिहास करना चाहा तो इतिहास में, क्योंकि इतिहास क्या है, एक बीती हुई घटना है, और जब बीती हुई घटना को पढ़ना है तो जैसे भूगोल पढ़ते हैं तो अभी भौगोलिक स्थिति के अनुसार उसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जब इतिहास पढ़ने की बात आती है तो उसका कुछ स्रोत होता है। उस स्रोत के आधार पर ही हम क्या करते हैं, वो इतिहास को समझने का कोशिश करते हैं। तो उसमें कुछ प्रमुख स्रोत है, कुछ प्रमुख स्रोत है। ये प्रमुख स्रोत को आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या प्रमुख स्रोत है। एक तो साहित्यिक स्रोत है, और दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत है, और दूसरा कुछ स्रोत अभिलेख के तरह है, अभिलेख के रूप में है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इस चीज को हम चर्चा करेंगे कि कौन साहित्यिक स्रोत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको इसको राइट डाउन भी कीजिएगा, या आप जो देख रहे हैं उसको देखते हुए समझते हुए चल जाइएगा, तो पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मिन्हाज मिन्हाज उस सिराज मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, इनका एक है तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी। अब तबकात ए नासरी जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बिहार के मध्यकालीन इतिहास में। अगर आप बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है तो उसका सबसे जो आपको स्रोत मिलेगा, इस बुक के आधार पर ही पता चलता है कि बख्तियार खिलजी ने क्या किया, आक्रमण किया और ये चीज किया। ये जो है वो फारसी भाषा में पूरी तरीके से लिखा गया है, फारसी भाषा में लिखा गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेख कबीर का अफसाना ए शासन। अफसाना ए शासन, शेख कबीर का अफसाना ए शासन। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, रिजकुल्ला का बकायत ए मुस्ताकी। रिजकुल्ला का रिजकुल्ला का बकायत ए मुस्ताकी। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर इसको देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और इसको हम एक आपको ओवरव्यू बताते चले जा रहे हैं कि आप बस अगर यूट्यूब पे भी 10 मिनट अपना एक 15 मिनट का एक टाइम दीजिए तो आपका वो पूरी तरीके से क्लियर होते चला जाएगा। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है
बस्तानी इनका एक सबसे इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है अब्बास खां सरवानी का, अब्बास अब्बास खां शेरवानी का या अब्बास खां सरवानी अब अब्बास खां सरवानी का उनका एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है तारीखे शेरशाही, तारीखे ए शेरशाही। इनमें आपको शेर शाह सूरी के जीवनी के बारे में मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, शेर शाह की जीवनी के बारे में आपको मिल जाएगा। ये बुक आप अच्छी तरीके से याद करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको चंदेश्वर का राजनीतिक रत्नाकर, चंदेश्वर का राजनीतिक रत्नाकर, रत्नाकर। इसके पास विद्यापति का कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, भू परिक्रमा, भू परिक्रमा, तो उसके बाद विद्यापति का कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब भू परिक्रमा, ये सब किताब है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है जियाउद्दीन बर्नी का तारीखे फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी का तारीखे ए फिरोज शाही, तारीखे ए फिरोज शाही। उसके बाद बाबर का तुजुके बाबरी, बाबर का तुजुके ए बाबरी, तुजुके ए बाबरी। उसके बाद आपको बाबर का तुजुके बाबरी, अबुल फजल का अकबरनामा, अबुल फजल का अकबरनामा, मैं आप लोग को ये इंपॉर्टेंट बुक इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से बिहार का मध्यकालीन इतिहास कहीं कहीं ने जुड़ाव है। यही 5-6 बुक है जो आपको अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बिहार के संदर्भ में तो ये बुक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको पूरी तरीके से यहाँ से बुक क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ से बिल्कुल फंसेगा और आप इसको समझ सकते हैं। कुछ अभिलेख है, आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं बताते जा रहा हूं। अगर आप YouTube पे देखने तो थोड़ा सा स्टॉप करके भी आगे बढ़ते जाइएगा। अभी मुझे टेक्नोलॉजी का उतना जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर समस्या होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से उसको समझिए। टेक्नोलॉजी कैसी है तो जहाँ पे आपको लगे, लेकिन आपको जो मैटर मिल रहा है उस मैटर को आप अच्छी तरीके से समझिए, वो मैटर बहुत बेहतर है, आप उसको एग्जाम में आपको बहुत वो कारगर होगा। कुछ अभिलेख है, आपको ये सब सामान्य बुक में नहीं मिलेगा, कुछ अभिलेख है। जैसे आपको मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT भी कहा जाता है, इनका एक बेनीबन अभिलेख है, बेनीबन अभिलेख है। मोहम्मद बिन तुगलक कैसे बिहार पे आते हैं, किस तरीके से यहाँ पे कुछ शासक को पराजित करते हैं, बिहार को राजधानी बनाते हैं, ये सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा मिलता है। उसके बाद शेर शाह का भभुआ अभिलेख, शेर शाह का भभुआ अभिलेख, शेर शाह का भभुआ अभिलेख। उसके बाद आपको फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, राजगीर जैन अभिलेख। अब ये सब जितना आपको बताया गया ये इंपॉर्टेंट है साहित्यिक स्रोत और कुछ अभिलेख के संदर्भ में। अब यहाँ के बाद आप लोग को हम बताने जा रहे हैं
कि अब ये जब मीडियम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो उसका कैसे हम डिवाइडेशन करते हैं। अगर हम बिहार का मध्यकाल पढ़ते हैं, बिहार का मध्यकाल पढ़ते हैं, तो हम इसको दो चरण में बांटते हैं। एक तो पहला है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और दूसरा है मध्यकाल, मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में 8वीं से 12वीं सदी, 8वीं से 12वीं सदी के बीच, और 12वीं सदी, 12वीं सदी से और 12वीं से 18वीं सदी के बीच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि हर्षवर्धन के पतन के बाद यहाँ पे क्या होता है कि किस तरीके से धीरे धीरे तुर्क का आक्रमण होता है, कैसे कैसे राजनीतिक अस्थिरता आती है, एक माहौल बनती है, क्योंकि पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता है। राजनीतिक अस्थिरता, कहीं पे कोई एक शक्तिशाली केंद्रीय साम्राज्य का उदय नहीं हुआ है, तो ऐसे में बिहार भी उससे अछूता नहीं है। बिहार में भी राजनीतिक अस्थिरता है, अस्थिरता है, तो इसके कारण बहुत सारे क्षेत्रीय वंश क्या होते हैं, उदित होते हैं, जिसको आप लोग एक भाषा में सामंतवादी व्यवस्था कर सकते हैं। तो बड़े बड़े सामंतों का क्या होता है, उदय होता है। उसी तरह बिहार में भी दो तीन तरह का है यहाँ पे। ठीक है, बिहार में एक तरफ तो पाल वंश है, पाल वंश है, एक तरफ जो है सेन वंश है, और एक तरफ जो है कर्नाट वंश है, कर्नाट वंश है, और चौथा जो आता है वो है तुर्क आक्रमण है, क्योंकि तुर्क आक्रमण है जिसमें आपको मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल ये दोनों चर्चा चलता है, जिसमें पाल वंश, सेन वंश, कर्नाट वंश, तुर्क आक्रमण। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाएगा सल्तनत, सल्तनत का पीरियड, मुगल काल का पीरियड, मुगल काल का पीरियड, दोनों का स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से एक हम पूरी तरीके से खाका बनाते हैं और ये पूरी तरीके से रखते हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर, जो भी एक डेवलपमेंट के तहत मैं आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग का हर जगह कंसेप्ट क्लियर हो, कहीं पे आप लोग को नहीं लगे ये कहाँ से आ गया। जब आप किताब पढ़ते होंगे तो कहाँ का फैक्ट कहाँ घुसा दिया जाता है, इससे आपको क्या होता है कि आपको एक समस्या उत्पन्न होती है। तो ये समस्या आपको किसी तरीके से नहीं रहेगा। अब हम आते हैं, कल हालांकि पाल वंश से मैंने चर्चा किया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पाल वंश ये सबको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझा दीजिए ताकि वहां से क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ आए, क्योंकि पाल वंश से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पाल वंश और जो उसके बाद कर्नाट वंश, उसके बारे में थोड़ा बहुत विस्तृत करके आप लोग को समझाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पाल वंश। क्योंकि पाल वंश जो है हर्षवर्धन के पतन के बाद वहां पे क्या होता है कि हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में ये हो जाता है, उत्तर भारत में पूरा राजनीति का स्थिरता हो जाता है, और उसी तरीके बंगाल में जो शशांक शासक होते हैं उनका पतन होता है, और बंगाल में भी राजनीति का स्थिरता होता है। लोग कहते हैं कि मत्स्य न्याय का एक प्रावधान चल रहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरीके से बंगाल में माहौल रहता है, और उस समय यहाँ पे एक शासक बनता है गोपाल, गोपाल शासक बनता है, जिसने क्या करता है, पाल वंश का वो संस्थापक है गोपाल। ये लगभग 750 से 770 ईस्वी के बीच रहते हैं, 770 ईस्वी के बीच में रहते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रमुख काम रहता है वो एक ओदंतपुरी, जो आधुनिक बिहार में ओदंतपुरी महाविहार, महाविहार या विश्वविद्यालय की, महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, स्थापना करते हैं। ये जो है वो नालंदा जिला में है, नालंदा जिला में है। और पंचानन नदी, आज ही देखिएगा पंचानन नदी, जब आप बढ़िएगा बिहार शरीफ से इस्लामपुर के तरफ तो आपको ये पंचानन नदी, इसी पंचानन नदी में कहीं पे पंचानन नदी के तट पे ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो इनका दूसरा शासक आते हैं धर्मपाल, धर्मपाल ये सबसे वहां का सबसे मजबूत शासक के रूप में उभरते हैं, और पाल वंश अपने क्या होता है चरमोत्कर्ष पे धीरे धीरे पहुंचता है। हालांकि इनके बाद देवपाल आते हैं, वो भी इनसे बेहतर और इनके समकक्ष ही
खड़ा होते हैं अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने में। तो धर्मपाल जो है वो सबसे पहले ये उत्तर पथ स्वामी का उपाधि लेते हैं। ये उपाधि क्यों मिलता है? क्योंकि ये कन्नौज जब में युद्ध होता है तो कन्नौज में जाते हैं और वहां पे हराते हैं शासक को और अपने पुत्र चक्रायुध को वहां पे बैठाते हैं। भव्य दरबार का आयोजन होता है, वहीं पे उत्तरापथ स्वामी का इनको उपाधि दिया जाता है। दूसरा चीज जो इन पे होता है कि उत्तरपथ स्वामी गुजरात का कवि, एक गुजरात कवि सोठल है, गुजरात कवि सोठल है। उत्तर का स्वामी कहा है, उत्तर का स्वामी कहा है। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई उत्तर भारत में या मध्य जो बिहार का जो आजकल का क्षेत्र है उसमें अगर किसी का बिहार, बंगाल, उड़ीसा अगर उस क्षेत्र में अगर कोई है तो वो धर्मपाल ही है जो पूरी तरीके से अपना एक मजबूत केंद्रीकृत साम्राज्य को स्थापित कर चुका है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने विक्रमशिला महाविहार का स्थापना किया। किसने किया? धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार का स्थापना किया। अब इनके बाद में 3 चीज इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। पहला जो हम देखते हैं, धर्मपाल ने उत्तरपथ स्वामी का उपाधि मिला, कन्नौज के दरबार में इनको अपना ये ग्रहण करते हैं। दूसरा, इनको गुजरात कवि सोठल ने भी उत्तर का स्वामी कहा है। और तीसरा, इन्होंने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किया था। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो आप लोगों ने पढ़ा था कि मैं गुप्त काल पढ़ा रहा था तो वहां पे कुमार गुप्त के द्वारा जब नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था तो उसी नालंदा महाविहार को 200 ग्राम नालंदा महाविहार को 200 ग्राम नालंदा महाविहार को 200 ग्राम क्या हुआ? दान में दिए थे। 200 ग्राम मतलब गांव। ठीक है। 200 गांव दान में दिए थे। अब दान में देने का ताकि है, दान में दिए थे ताकि गांव का क्या हो, गांव के राजस्व के द्वारा वो पूरी तरीके से उसका क्या हो, महाविहार का संचालन हो, बेहतर तरीके से संचालन हो सके। अब हम आते हैं तीसरा, देवपाल। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? 3 शासक पढ़ा, गोपाल, धर्मपाल और तीसरा हम पढ़ेंगे देवपाल। ये भी एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है। देवपाल एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने सबसे पहले क्या किया? देवपाल जो अभी तक राजधानी बंगाल में केंद्रित थी वो मुंगेर राजधानी स्थानांतरित करता है। मुंगेर राजधानी स्थानांतरित करता है। मुंगेर राजधानी स्थापित करता है। इसके अलावा शैलेंद्र वंशीय शासक शैलेंद्र वंशीय शासक कहाँ के हैं? ये इंडोनेशिया के क्षेत्र के हैं। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा ये सब जो द्वीप था उस क्षेत्र में है। वहां का एक शासक है बालपुत्र देव। उनको ये 5 गांव दान में देता है। काहे? एक मंदिर बनाने के लिए। 5 गांव दान में देता है ताकि वो क्या करे, एक बिहार की स्थापना करने के लिए वो 5 गांव दान में देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि देवपाल के बाद धीरे धीरे सत्ता कमजोर होती है और किसी न यहाँ पे सत्ता कमजोर होती है और एक लंबे समय तक ये सत्ता कमजोर रहती है। इनके बाद आता है महिपाल प्रथम। इनको पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। क्यों संस्थापक कहा जाता है? क्योंकि इसके बाद जब देवपाल के बाद क्या होता है, देवपाल के मृत्यु हो जाने के बाद
पाल वंश धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जब कमजोर होता है तो दो चार यहाँ के बाद राजा सत्तारूढ़ होते हैं, लेकिन कोई भी पाल वंश को अपने अथी में ये धीरे धीरे वो जीर्ण अवस्था में या गर्त अवस्था में वो चला जाता है। लेकिन महिपाल प्रथम ये आते हैं और दोबारा क्या करते हैं, पाल वंश का इनके अथी रीजन में अभ्युदय होता है, फिर से सत्तारूढ़, फिर से वो मजबूत होता है और इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना वर्चस्व कायम करते हैं और पाल वंश का फिर से एक बार उदय होता है। ठीक है, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट था अतीश दीपंकर, एक बौद्ध थे। अतीश दीपंकर एक बौद्ध थे। वो उनको तिब्बत भेजते हैं। कौन? महिपाल प्रथम। इस तरीके से महिपाल के बारे में महिपाल के बाद आपको एक पाल वंश के बारे में मोटा मोटी एक आइडिया मिल गया। अभी तक हमने पाल वंश को पढ़ा। एक बार मैं समरी करता हूँ, समरी करके आप लोग समझिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। देखिए, मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको वो एक बार में क्या हो, वो अच्छी तरीके से जब आप वीडियो देख रहे हो तो वो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए। पहला हमने पढ़ा गोपाल, दूसरा पढ़ा धर्मपाल, तीसरा पढ़ा देवपाल और चौथा पढ़ा महिपाल। ठीक है, ये 4 शासक के बारे में मैंने पाल वंश के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन जब भी बनेगा तो इसी चारों शासक के बारे में आपको बनेगा। गोपाल संस्थापक और ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। धर्मपाल क्या करते हैं? धर्मपाल ये उत्तर पद स्वामी हैं और विक्रमशिला महाविहार की स्थापना करते हैं, नालंदा का ये देते हैं। देवपाल जो इस समय है ये नेपाल, ये जो बालपुत्र शासक है जो इस वंश का शैलेंद्र वंश का है, उसको क्या करते हैं 200 ग्राम ये 5 ग्राम दान में देते हैं और मुंगेर को अपना राजधानी स्थापित करते हैं। महिपाल ये द्वितीय संस्थापक कहा जाता है किसका? पाल वंश का। और इसका इंपॉर्टेंट काम है, अतीश दीपंकर को क्या कहता है, वो भेजता है कहाँ? आपको भेजता है तिब्बत में भेजता है बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, जो संध्याकर नंदी जिसका रामरचित रचा है। संध्याकर नंदी एक कवि हैं, रामचरित लिखे हैं। वो इन्हीं के दरबार में रहते हैं। किसके? महिपाल के प्रथम के दरबार में रहते हैं। अब ये आपको पूरी तरीके से जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है पाल वंश में, हम उसको आप क्या किए हैं, क्लियर करके एक बार आपको ओवरऑल व्यू दे दिए हैं, ताकि जो भी क्वेश्चन बने यही से बने। अब हम दूसरा आते हैं कर्नाट वंश। कर्नाट वंश के बारे में आते हैं। ठीक है, तो रामपाल के समय गंगा के उत्तरी मैदान क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय होता है। रामपाल के समय में ही क्या होता है, तिरहुत क्षेत्र आप लोग समझते हैं कि इसको कहा जाता है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सब का जो क्षेत्र है तिरहुत क्षेत्र कहा जाता है। तो रामपाल के समय ही कर्नाट वंश का उदय होता है। कर्नाट वंश का क्या होता है? उदय होता है। कर्नाट वंश का उदय होता है। इसके संस्थापक जो है कौन है? इसके संस्थापक जो है नानदेव है। कौन है? नानदेव। और इसकी राजधानी वो राजधानी सिमरावगढ़ है। ठीक है, उसके बाद
कहाँ गया? संस्थापक नामदेव गंगदेव। ठीक है, उसके बाद सिमरावगढ़ है। अब इसका अगला जो आता है, इसके बाद एक गंगदेव शासक आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं गंगदेव शासक आते हैं, इसके बाद नरसिंह देव शासक आते हैं, नरसिंह देव शासक आते हैं। कहा जाता है कि नरसिंह देव शासन काल में ही क्या होता है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है नरसिंह देव के शासनकाल में ही। नाददेव के बाद गंगदेव आते हैं, गंगदेव के बाद नरसिंह देव आते हैं, और इसी समय बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। और बख्तियार खिलजी को बहुत ज्यादा ये इससे लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि खुद जो कर्नाट वंश है और उधर सेन वंश, ये दोनों के बीच सेन वंश, ये दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। अब युद्ध चलता रहता है, तो अब ये बाहरी दुश्मन से कैसे लड़े, जब आपस में ही लड़ रहा है। तो आपस में जब लड़ रहा है, तो जब वो बख्तियार खिलजी आता है, तो उसको क्या करते हैं, नरसिंह देव कहते हैं कि भाई हम तुमको कुछ नजराना दे देते हैं। वो नजराना लेके वो चला जाता है, लेकिन वो क्या करता है, भागलपुर और आपको नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर देता है। तो ये आपको एक कर्नाट वंश का पूरा चीज आपको ओवरऑल व्यू दिए। अब उसके बाद आता है हरसिंह देव, नरसिंह देव के बाद हरि सिंह देव आते हैं, हरि सिंह देव आते हैं। ये बहुत अच्छे शासक होते हैं, किसके, दरभंगा तिरहुत क्षेत्र के लिए, और ये बहुत सारे डेवलपमेंट का काम करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं कि तुर्क सेना के आक्रमण के भय से नेपाल की तराई में भाग जाते हैं। लेकिन इनका जो कुछ काम होता है वो बहुत बेहतर होता है। उसमें एक प्रमुख काम है पंजी प्रबंध का विकास, पंजी प्रबंध का विकास, पंजी प्रबंध का विकास। पंजी प्रबंध है क्या, पंजी प्रबंध एक अर्थ में समझिए कि ये खून के रिश्तों पे क्या देता है, खून के रिश्तों पर बल देता है, रिश्तों पर बल देता है। खून के रिश्तों मतलब जो हमारा रिश्तेदार है उसमें ही शादी ब्याह होगा, उसी के साथ खाना पीना होगा, यही सब चीज का एक ओवरऑल आइडिया रहता है। तो अब हमने कर्नाट वंश का पढ़ लिया, तो हम अब देखते हैं ओवरऑल एक चीज, फिर हम चलते हैं कर्नाट वंश, कर्नाट वंश संस्थापक, संस्थापक नानदेव, राजधानी सिमरावगढ़, सिमरावगढ़, उसके बाद नानदेव के बाद गंगदेव, गंगदेव, उसके बाद तीसरा जो नाम आता है नरसिंह देव, नरसिंह देव, फिर उसके बाद जो आता है चौथा जो आते हैं हरि सिंह देव। ठीक है, हरि सिंह देव, हरि सिंह देव, नरसिंह देव है, इनके बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, और ये तो तुर्क के आक्रमण के डर से ही क्या करते हैं, नेपाल के तराई में भाग जाते हैं। इस तरीके से आपको एक कर्नाट वंश का ओवरऑल व्यू मिल गया। ठीक है, अब यहां तक आपको पूरी तरीके से क्लियर है। अब हम आते हैं सेन वंश के बारे में आते हैं। अब अभी तक हमने क्या किया, दो चीज खत्म किया, यानी मध्यकालीन बिहार के इतिहास में। एक तो पहला मैंने पाल वंश को समाप्त किया, यानी उस पाल वंश को समाप्त किया मतलब इसके जो साहित्यिक और पुरातात्विक जो भी जानकारी थी उस जानकारी को मैंने आपके भी शेयर किया। दूसरा मैंने कर्नाट वंश के बारे में शेयर किया, कर्नाट वंश के बारे में शेयर किया, और एक तीसरा जो था वो है सेन वंश, सेन वंश। ये तीन वंश जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन बिहार के इतिहास में। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि सेन वंश, सेन वंश, सेन वंश, इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी, सामंत सेन ने की थी।
अब सामंत सेन से आप एक मोटा मोटी ये लगाइए कि पाल वंश के अंतर्गत ये जो सामंत सेन थे वो एक सामंत थे और इन्होंने क्या किया, सेन वंश की स्थापना की। ठीक है, अब सेन वंश की जब स्थापना की और इनकी जो राजधानी थी, दो राजधानी थी, एक नदिया थी और दूसरा लखनौती थी, लखनौती थी। आगे चल के नदिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्यकाल में और इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पे, क्योंकि ये काफी फर्टाइल भूमि है और यह राजस्व बहुत ज्यादा है, तो इसके फर्टाइल इसके कारण ही ये आक्रमण का एक केंद्र बिंदु बन जाता है। जैसे कन्नौज, कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एक समय पाल प्रतिहार और गुर्जर के बीच, उसी तरीके से नदिया भी एक तरफ में से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आगे चल के लड़ाई में। इसके बाद सम्मान सेन के बाद इसके बाद आते हैं विजय सेन। विजय सेन इसका एक प्रमुख शासक था। जैसे आपने पाल वंश में धर्मपाल को और देवपाल को जब पढ़ा कि उसके शासन काल में जो होता है पाल वंश अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है, उसी तरह से विजय सेन के शासन काल में ये चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है। विजय सेन एक शासक ही नहीं था, शासक के साथ साथ एक लेखक भी था जिन्होंने दो ग्रंथ की रचना की, याद रखिएगा, दान सागर, दान सागर और अद्भुत सागर, अद्भुत सागर। दो पुस्तक का भी वो क्या करते हैं, वो उसका लेखन कैदी करते हैं। इसके बाद तीसरा जो शासक आता है लक्ष्मण सेन। कौन आता है, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इसके दरबार में ही आपको गीत गोविंद के लेखक, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, जयदेव रहते हैं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहते हैं। और बख्तियार खिलजी का भी आक्रमण भी इनके शासनकाल में होता है। जिस प्रकार से नरसिंह देव कर्नाट वंश में नरसिंह देव के शासनकाल में होता है, उस समय सेन वंश का जो बंगाल में था वो शासन उस समय कौन था, लक्ष्मण सेन था, जिसमें बख्तियार खिलजी का क्या होता है, आक्रमण होता है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। ठीक है, ये आपको एक तरह से आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सेन वंश है। तो आपको मैंने पाल वंश, कर्नाट वंश और सेन वंश एक ओवर व्यू आपको दिया जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये बार बार यही सब चीज से आपको वहां पे क्या होगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये पूरी तरीके से आप एक बार खाली देखते जाइएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। अब हम जो अगला चीज आते हैं, अब आते हैं तुर्क आक्रमण के द्वारा, क्योंकि तुर्क आक्रमण, क्योंकि ये यहां से आने के बाद जैसे आप देखते हैं कि मध्यकाल में, यानी मध्य जब एंशियंट हिस्ट्री में वहां पे यूनान आते हैं, शक आते हैं, कुषाण आते हैं, और पूरी तरीके से क्या होता है, जो भारत की स्थिति होती है वो एक बदल जाती है और यहाँ पे बहुत सारे चीज का आदान प्रदान होने लगता है। उसी तरीके से तुर्क आक्रमण आते हैं। पहले ये आक्रमणकारी के रूप में ही आते हैं, जैसे शक, कुषाण, ये सब जो आए आक्रमणकारी के रूप में आए, धीरे 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 यहाँ के संस्कृति में क्या हो गए, समाहित हो गए। उसी प्रकार सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी के रूप में आए और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में क्या हो गए, समाहित हो गए, समाहित हो गए। ठीक है, तो इसमें जो तुर्क आक्रमण में है, पहला जो होता है वो महमूद गजनबी के द्वारा होता है, महमूद गजनबी के द्वारा होता है। महमूद गजनबी का एकमात्र उद्देश्य था कि यहाँ से धन संपदा को लूटना, यहाँ पे अपना कोई साम्राज्य का या राज्य का स्थापित नहीं करना था, बस एक ही चीज था, धन संपदा को लूट कर ले जाना, लूट कर ले जाना। इसी क्रम में वो क्या करता है, दो तीन इनका इंपॉर्टेंट ये है आक्रमण है, उस आक्रमण को हम क्या करते हैं समझते हैं। पहला जो है 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश का शासक, हिंदू शाही वंश का शासक, हिंदू शाही वंश का
जो शासक था उनका जो नाम था, क्या नाम था? जयपाल। जयपाल वहां पे आक्रमण करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आक्रमण है उनका जो है 1025 यानी 1025 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी में ये आक्रमण करता है। कौन? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर। और इसको पता है कि कितना भयंकर लूटा था सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और ये भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है। और अंतिम आक्रमण इनका जो होता है 1027 में, वो जाटों के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है? जाटों के विरुद्ध होता है। देखिए एग्जाम में बहुत सारा आक्रमण रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होता है 2 ही 3 आक्रमण होता है जहां से क्वेश्चन बनता है। तो हम आपको इनके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में, पहला 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है। दूसरा सोमनाथ मंदिर जो काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, वहां पे है। और अंतिम जो है इसका जाटों के विरुद्ध एक आक्रमण रहता है। ठीक है। ओवरऑल इसका समाप्त करते हैं। ठीक है। अब हम दूसरा जो आते हैं, दूसरा जो आते हैं मोहम्मद गौरी के बीच। ये 12वीं सदी के उत्तरार्ध में, 12वीं सदी के उत्तरार्ध उत्तरार्ध वो आप देखते हैं 11वीं सदी में आते हैं। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है ये बहुत बार आक्रमण भी करता है, लगभग 3 बार आक्रमण करता है। इसका नाम जो है था मुइजुद्दीन बिन शाम था। इसका जो मूल नाम था मुइजुद्दीन बिन शाम। देखिए आप लोग को मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग को मैं क्रक्स देते जा रहा हूँ। जो आपको हर कोई यूट्यूब इसके लिए चार्ज करेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आप लोग के करेगा, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो चीज, हर चीज आपको मिलते जा रहा है। तो आप इसके महत्व को समझिए। ठीक है। इसके महत्व को समझिएगा तो आप तभी समझिएगा। मैं ओवरऑल व्यू बताते जाए, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन आप इसको समझिए कि आपको एक ही जगह हर इंपॉर्टेंट चीज मिल रहा है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक 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 सत्ता स्थापित करना। राजनीतिक सत्ता स्थापित करना। जबकि आप देखे थे मोहम्मद गजनवी का जब मूल उद्देश्य था वो क्या था? यहाँ से धन संपदा को ज्यादा ज्यादा का लूट के ले जाना। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी का ही सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार बख्तियार खिलजी। अगर आपसे पूछे वो किसका सेनापति था तो बख्तियार खिलजी का, बख्तियार खिलजी ये इसका सेनापति था। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो मूल नाम था बख्तियार खिलजी का, वो था गाजी इख्तियार। गाजी इख्तियार। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको, ताकि आपके जो आप पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन बन जाए। गाजी इख्तियार इसका मूल नाम था। मूल नाम था, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो पूछ ले, तो मगर इसको एक तरह से आप इसको देख सकते हैं कि भाई हमसे क्या पूछा है, ताकि हम ये चीज कर सके। इसके बाद इसने क्या किया? ओदनपुरी महाविहार। ओदनपुरी महाविहार का स्थापना किसने किया था? आप लोग को बताया गया था ओदनपुरी महाविहार का स्थापना जो किसने किया था? गोपाल ने किया था। उसको क्या करते हैं, इसको पूरी तरीके से करके बिहार को अपना यहीं पे राजधानी बनाता है। ठीक है। और बख्तियारपुर, जो आधुनिक बख्तियारपुर है, उसकी वो क्या करते हैं? स्थापना भी करते हैं। तो ओदनपुरी महाविहार, ये सब आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद बहुत सारा चीज आता है, फैक्ट आता है, इसको आप लोग इतना नहीं देख सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है आपको हम बताते हुए जा रहे हैं। इसके बाद यही समय लक्ष्मण सेन लक्ष्मण सेन जब आक्रमण करता है, नदिया पे आक्रमण करता है। जो आपको बताया थे कि नदिया पे लक्ष्मण सेन कहाँ पे, किस अथी का है? सेन वंश का है। सेन वंश में यहाँ पे कौन करता है? नदिया पे आक्रमण करता है और पूरी तरीके से तहस नहस, यहाँ भी जैसे नालंदा महाविहार और ये सबको तहस नहस करता है, नदिया को भी पूरी तरीके से रौंद देता है। और लखनऊ को भी ये खुद राजधानी घोषित करता है।
तो आप देख रहे हैं कि जहां जहां जा रहा है वो एक शासक के रूप में आगे बढ़ रहा है, वहां वहां एक राजधानी के रूप में भी क्या कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है। मेरा अक्षर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उसको समझते जाइए कि हाँ किस तरीके से है। तो ठीक है, आपको लखनऊती राजधानी बनाता है, फिर बिहार में बिहार शरीफ को राजधानी बनाता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से रियल सल्तनत काल स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं आप लोग को सल्तनत काल के बारे में, यानी हम इसके बारे में दो चीज हम लोग पढ़े। एक तो एक जो हम लोग पढ़े वो महमूद गजनवी के बारे में पढ़े, महमूद गजनवी के बारे में पढ़े, और दूसरा जो है मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़े, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़े। महमूद गजनवी जो था वो धन संपदा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था, प्राप्त करने के उद्देश्य। देखिए बहुत सारा चीज रिवीजन हो रहा है, आप लोग यहाँ पे आए हैं तो इसका उद्देश्य है रिवीजन करना। हम एक ही चीज को 4 बार 5 बार बोल रहे हैं ताकि वो आप लोग को क्या हो, आत्मसात हो जाए, आप लोग को वो हर चीज मिलते चला जाए। तो धन संपदा, जबकि महमूद गजनवी को राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना था, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना था, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना था। यहाँ पे 1001 ईस्वी में आक्रमण जो होता है जयपाल के विरुद्ध, और 1025 में होता है सोमनाथ मंदिर पे, और तीसरा 1027 में होता है जाटों के विरुद्ध। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे महमूद गौरी का ये आक्रमण, ये तो अपना करता है आक्रमण, महमूद गौरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई है। तो अब मैं आप लोग को जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसी तरीके का एक सिनॉप्सिस बनाते हुए चला जाऊंगा, और आप लोग 4 घंटा 5 घंटा हम उसमें कोशिश करें कि 1 से 2 घंटा में आपका एंशिएंट, 1 से 2 घंटा मेडिएवल, कोई इस पे 14 घंटा 15 घंटा क्लास देते हैं। उतना ज्यादा क्लास लेने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट पढ़िए। एग्जाम वहीं से रिवीजन होता है, पास मार्क्स वहीं से आ जाएंगे। जरूरी नहीं कि बहुत आपको 150 का 150 क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको क्वालिफाई 90 से 100 के बीच में ही करना है। तो आपको ये देखे कि मेरा 100 क्वेश्चन बन जाए, तो मैं वो कोशिश करूंगा कि वहां से क्वेश्चन आपका बने, 60-70% क्वेश्चन आपका पकड़ा जाए। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई करते, उस लड़ाई से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका एक सेनापति है जो बिहार में तहलका मचा देता है। उस सेनापति पे हम कोशिश करते हैं कि वो क्या है। तो सेनापति का नाम क्या है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी अब ये आक्रमण करता है, आक्रमण 2-3 जगह करता है। एक तो नदिया पे करता है, लखनऊती को राजधानी बनाता है। हालांकि लक्ष्मण सेन के समय भी राजधानी रहता है, लेकिन लखनऊती को यह राजधानी बनाता है। फिर बिहार में आता है, जिसके जिसके नाम पे बिहार शरीफ में, जिसके आगे चल के बख्तियारपुर एक शहर है, वो बख्तियार खिलजी के नाम पे ही रखा गया है। इसका हाल ही में नीतीश जी के द्वारा भी नाम बदलने का कोशिश किया गया था, या नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि इसका नाम, जैसे यूपी में हमारे योगी बाबा हर चीज को नाम बदल देते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी नाम बदलने का प्रयास चल रहा है। हो सकता है आगे चल के भविष्य में बख्तियार खिलजी नाम का जो शहर है बख्तियारपुर, उसका नाम कुछ दूसरा आपको देखने को मिले। फिर बिहार शरीफ में आता है, यहाँ पे ओदनपुरी विक्रमशिला सब जितना था महाबिहार सबको तहस नहस करता है, और बिहार शरीफ को राजधानी बनाता है। इस तरीके से आपको हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरी तरीके से पूर्व मध्यकाल का एक जो पूरा खाका था वो हम खींचते हैं और पूरी तरीके से इसको समाप्त करते हैं। अब हम अगला आते हैं पूर्व मध्यकाल, यानी मध्यकाल। अब मध्यकाल से स्टार्ट होता है, कि मध्यकाल जो स्टार्ट होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बिहार पे उतना ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि ये खुद उत्तराधिकार के संघर्ष में क्या रहता है, उलझा रहता है। उत्तराधिकार के संघर्ष में उलझा रहता है, और ये उलझा कहाँ रहता है, लाहौर के तरफ ही उलझा रहता है, ये लाहौर के तरफ ही उलझा रहता है। तो वो पूरी तरीके से बंगाल पे ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, बंगाल पे ध्यान नहीं दे पाता है। उसके बाद
उसके बाद जो आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत क्या होता है, मजबूत होता है। और जब दिल्ली सल्तनत मजबूत होता है तो ये सबसे पहले मलिक जानी को क्या करता है, सूबेदार बना के, मलिक जानी को सूबेदार बनाकर, बिहार का सूबेदार बनाकर भेजता है। ठीक है, तो बिहार का सूबेदार बनाकर भेजता है। तो आपको पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश किसको सूबेदार बनाकर बिहार भेजता है, तो मलिक जानी को सूबेदार बनाकर बिहार भेजता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो है इंपॉर्टेंट, अब इल्तुतमिश के बाद फिर बलबन ज्यादातर वो मंगोल के डर से, मंगोल के आक्रमण के भय से वो ज्यादा उत्तर पश्चिमी सीमा पे ध्यान देते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके शासनकाल में कोई तरह का बिहार में विद्रोह होता है, तो जस की तस स्थिति बनी रहती है। यानी यहाँ पे जो सल्तनत काल का जो वंश होते हैं उसका बलबन वंश, तुगलक वंश, ये सब का प्रभाव थोड़ा बहुत चलते रहता है। अब इसके बाद जो हम आते हैं, उसके बाद आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासनकाल में थोड़ा बहुत हेर फेर यहाँ पे होता है। और तुगलक वंश के बाद ही आप देखते हैं जो सल्तनत डायनेस्टी है वो थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। सल्तनत जो वंश है वो कमजोर होने लगता है और धीरे धीरे ये क्षेत्र जो होता है वो फिर एक बार त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण बनता है। कौन, बिहार का क्षेत्र, क्योंकि बिहार जो है मध्य गंगा के मैदान में है और मध्य गंगा के मैदान में काफी उपजाऊ क्षेत्र है, राजस्व आने का, तो जो भी शासक बनता है उसका ध्यान रहता है कहाँ पे, बिहार क्षेत्र पे। बिहार मतलब आप समझ सकते हैं इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये सब तीनों का प्रांत आता है। आज आधुनिक झारखंड भी। अब सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र ये हो जाता है। तो और ये काफी फर्टाइल है और ये पूरी तरीके से गंगा का मैदान ही है। बंगाल बिहार तो गंगा का मैदान ही है, तो इस कारण ये क्या होता है, काफी अट्रैक्टिव बनाता है। तो हम MBT, अब मोहब्बत, पहले गयासुद्दीन तुगलक आता है, गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे आता है, आक्रमण भी करता है। गयासुद्दीन तुगलक के समय ही क्या होता है, बंगाल अभियान के दौरान शासक हरि सिंह देव को पराजित करता है। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान के दौरान, जो बंगाल अभियान कर रहा होता है, बंगाल अभियान करने के दौरान शासक हरि सिंह देव को पराजित करता है। शासक हरि सिंह देव को पराजित करता है और ये डर से कहा नेपाल की तराई में भाग जाए, देव को पराजित करता है। लड़ता उड़ता नहीं है, लड़ने से पहले ही मैदान क्या होता है, छोड़ देता है, तो डर से भाग जाता है। किसके, बंगाल, गयासुद्दीन तुगलक के समय होता है। ठीक है, इसी के समय तिरहुत परमंडल को नाम रखा जाता है तुगलक नगर। क्या नाम रखा जाता है, तुगलकपुर। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग देखते जाइएगा। तुगलकपुर पूछेगा कि तुगलकपुर तिरहुत परमंडल का नाम किसने रखा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि गयासुद्दीन तुगलक ही तिरहुत परमंडल का वो क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी होती है वो बिहार शरीफ रहती है। अगर एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि बिहार शरीफ किसके समय में राजधानी थी, तो वो होता है तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, GT। ठीक है, GT के समय क्या रहता है, बिहार शरीफ राजधानी रहता है। ठीक है, फिर तुगलक के समय, अब उस समय जब आप देखते हैं कि सल्तनत काल में जब मंगोल आक्रमण करते रहते हैं शुरुआत में, तो उसके कारण बिहार पे भी ध्यान देते थे, लेकिन उन लोग का इतना सत्ता मजबूत रहता है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन जैसे शासकों के कारण कि बहुत ज्यादा यहाँ पे हेर फेर नहीं होता है। लेकिन फिर उसके बाद
पश्चिमी सीमा पर तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगता है और सैयद लोधी वंश आते आते पूरा क्या होता था, कमजोर हो जाता है। इसी समय 2-3 क्षेत्रीय वंश उदय होते हैं जिनका नाम इस प्रकार है, ठीक है। एक जौनपुर का सरकी वंश। उसके बाद आपको दूसरा जो है बंगाल का हुसैन शाही वंश, बंगाल का हुसैन शाही वंश। और तीसरा जो है लोधी वंश का रहता है। अब ये तीनों के बीच क्या होता है, एक संघर्ष की स्थिति स्टार्ट होती है, यहाँ पे प्रभुत्व को लेकर होती है। तो इसमें जो विजय होता है वो सिकंदर लोधी होता है। आपको पता है कि सिकंदर लोधी क्या है, आगरा को क्या करता है, राजधानी भी के रूप में स्थापित करता है। तो सिकंदर लोधी यहाँ पे क्या होता है, विजय होता है। और इसी समय एक शासक है दरिया खान नुहानी, विद्रोह कर स्वतंत्र सत्ता स्थापना। सिकंदर लोधी जब मृत्यु होता है तो इब्राहिम खान लोधी आता है, जिसको बाबर क्या करता है, पूरी तरीके से पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा देता है। जब पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा देता है तो दरिया खान नुहानी, ये सब नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। दरिया खान नुहानी ये क्या करते हैं, एक स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करते हैं, ठीक है। कहाँ, बंगाल यानी आधुनिक बिहार में क्या करते हैं, बिहार क्षेत्र में क्या करते हैं, सत्ता स्थापित करते हैं। बिहार में सत्ता स्थापित करते हैं कौन, दरिया खान नुहानी। अब इसके बाद जो आते हैं, यहाँ पे एक दो चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो फैक्ट को आप हमेशा देख लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये होगा, लिखा देते हैं तो आपको वो पीडीएफ में मिल जाएगा। लेकिन दरिया खान नुहानी जो है यहाँ पे प्रमुख शासक के रूप में रखते हैं। दरिया खान नुहानी। अब यहाँ से क्या होता है कि बिहार में जब तुगलक कमजोर होते हैं, इब्राहिम लोधी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है आप लोग को बताया, वहां पे दरिया खान क्या होते हैं, अपना वो मजबूत होते हैं और ये लंबे समय तक काफी मजबूत रहते हैं। और ये इन बाबर के समय भी थोड़ा सा ये मजबूत रहते हैं। बाबर क्योंकि खुद वो उलझा हुआ रहता है, वो अपना पश्चिमोत्तर भारत को मजबूत करने में, और उधर तो वो बिहार में पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाता है, तब तक ये मजबूत रहता है। लेकिन जब सत्ता मजबूत होने के बाद इसका जो शासक बनता है जहांगीर, वहां से क्या होता है, वो इसको पूरी तरीके से किसको दबाता है, दरिया खान नुहानी को दबाता है। और दरिया खान नुहानी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अब इसके बाद जो आते हैं, अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कौन, सूरवंश। क्योंकि ये बाबर जहांगीर के बाद एक मजबूत बिहार में सत्ता उभरता है, जहां से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सूरवंश के बारे में, जिसका संस्थापक शेरशाह सूरी था। इसको द्वितीय अफगानी वंश का संस्थापक भी बोला जाता है। कौन, शेरशाह सूरी, संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि इसके पहले कुछ अफगान रहते हैं, सैयद, ये तो खिज्र खान जिसका जो सब रहता है वो कमजोर होता है। फिर इसके बाद शेरशाह सूरी के नेतृत्व में फिर मुगल आ जाते हैं। मुगल के बाद वो मुगल मजबूत रहते हैं। उसके बाद जब ये जहांगीर को कमजोर करते हैं तो वहां से पूरा ये कहानी स्टार्ट होता है। तो शेरशाह सूरी का पिता का नाम हसन खां था, ठीक है। अब ये एक सामंत रहते हैं, जागीरदार रहते हैं, जो जैसे सत्ता का हस्तांतरण होते रहता है, इब्राहिम लोधी, मुगल खां, नुहानी, उसमें क्या करते हैं, एक जागीरदार का भूमिका, सासाराम का जागीरदार के रूप में क्या रहते हैं, ये रहते हैं। अब सासाराम के जागीरदार के रूप में रहते हैं तो ये 2 शादी किए हैं, तो यहाँ पे उत्तराधिकार का संघर्ष स्टार्ट होता है, जिसमें कभी वो आगरा जाते हैं, कभी जौनपुर जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, और इस तरीके से वो अपना
जो शेरशाह सूरी के द्वारा अपना शेरशाह के द्वारा वो चीज किया जाता है। ठीक है, इसके समय अब हम यहाँ से, इनका जो मूल नाम था फरीद था। शेरशाह का मूल नाम क्या था? फरीद। ये बहुत भी, ये समझिए VI है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि शेरशाह सूरी का जो मूल नाम था वो फरीद होता है। ठीक है, और एक चीज आप लोग को हम बताए थे कि अब्बास खान शेरवानी, अब्बास खान शेरवानी जो शेरशाह का जीवनी लिखा है, अब्बास खान शेरवानी, जो आप लोग हम शुरुआत, सॉरी सरवानी, अब्बास खान सरवानी, हम लोग शेरवानी कहते हैं क्योंकि जो लगता है सरलता भाषा में आती है कि उसको ऐसे याद कर ले जाते हैं। अभट आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, तो क्या होता है जहाँ पे भाषा का कुछ कमजोर पक्ष मिलता है तो उसका हम अभट, ताकि वो याद हो जाए, तो अब्बास खान शेरवानी हम कहते हैं, जबकि सरवानी नाम है उनका। तो अब्बास खान सरवानी वो शेरशाह के बारे में वो क्या करते हैं, शेरशाह का पूरा जीवनी लिखते हैं, और उसका पूरा जीवनी, उसी जीवनी के आधार पे ही कुछ हम लोग को यहाँ पे फैक्ट मिलता है, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दक्षिण, उस समय दो शासक है, एक दक्षिण बिहार का जो शासक था, दक्षिण बिहार मतलब आपको कौन आ जाएगा दक्षिण बिहार में? झारखंड, झारखंड का क्षेत्र, आपको मगध उगध का क्षेत्र, ये सब आएगा। उसका शासक था बहार खां लोहानी। कौन था? बहार खां लोहानी। बहार खान लोहानी जो है वो इनको क्या करते हैं, शेरशाह की उपाधि देते हैं। क्या करते हैं? शेरशाह की उपाधि देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इनका मूल नाम क्या था शेरशाह का? फरीद, फरीद, शेरशाह का फरीद। और शेरशाह को बहार खां लोहानी के द्वारा क्या किया जाता है? शेरशाह की उपाधि दिया जाता है। ये एक ऐसे शासक थे शेरशाह जो बाबर के यहाँ भी, बाबर के यहाँ भी क्या किया थे, कार्य किए, बाबर के यहाँ भी कार्य किए थे। और इनका हिम्मत साहस देखकर वो एक बार पुनः सासाराम का जागीर वापस देता है, क्योंकि सासाराम के जागीर को लेकर क्या होता है, इनके सौतेले भाई के बीच बराबर विवाद चलता रहता है। तो विवाद के कारण कभी जौनपुर, कभी दिल्ली, कभी ये जाते हैं, और यहाँ पे चंदेरी के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में क्या करते हैं, वो लड़ते भी हैं वहां पे जाके युद्ध में। और उसी समय युद्ध में कहते हैं कि अगर मुझे, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है कि अगर मुझे मौका मिलता है, अगर मेरा सौभाग्य साथ देता है, तो एक दिन मैं क्या करूंगा, मुगलों को पूरा हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। वहां पे ये किसका स्टेटमेंट है? ये शेरशाह का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह, शेरशाह के पास, शेरशाह के पास, शेरशाह के पास, शेरशाह के पास लोमड़ी का दिमाग था। शेरशाह के पास लोमड़ी का दिमाग क्यों कहा जाता है? कि लोमड़ी का दिमाग, जैसे लोमड़ी तेज होती है कि एक सिंपल जागीरदार का बच्चा होकर ये कहां से कहां अपना एक, कहां से कहां पहुंचकर अपना एक मजबूत और स्वतंत्र सत्ता का स्थापित करता है। वो कैसे करता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हम दो, आप लोग से रूबरू कराते हुए बढ़ते हैं और आपसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, पहला, अब इनका जो था बहार खां लोहानी, उसके बाद बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी, इसका, इनके पुत्र जलाल खां का संरक्षक बनता है, जलाल खां का संरक्षक बनता है। ठीक है, और इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम जो है वो है दद्दू बीबी, दद्दू बीबी। अब दद्दू बीबी क्योंकि ये संरक्षक की भूमिका निभाती है, तो यहाँ पे ये नायाब प्रमुख अधिकारी बन के क्या करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। और नायाब बन के ये बंगाल के शासक, बंगाल के शासक नुसरत शाह, नुसरत शाह या मोहम्मद शाह होंगे, नुसरत शाह को क्या करता है, हराता है। और हजरत ए आला, हजरत ए आला,
आला की उपाधि धारण करते हैं, उपाधि धारण करते हैं। हजरते ये आला का उपाधि धारण करते हैं। उसके बाद दूसरा चीज है चुनार का किला। चुनार का किला में ये चुनार का किला में बहुत अच्छा से क्या करते हैं, जहांगीर के साथ समझौता कर लेते हैं। जब ये देखते हैं कि हम काफी मजबूत नहीं है तो वहां पे क्या करते हैं, झुक के कोशिश करते हैं कि वो ये घटना आपको 1530 ईस्वी के आसपास होता है और यहाँ पे क्या करते हैं, जहांगीर के साथ समझौता कर लेते हैं। 1534 में क्या होता है, सूरजगढ़ा की लड़ाई होती है। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ा की लड़ाई होती है, सूरजगढ़ा की लड़ाई होती है और इस लड़ाई में दो शासक होते हैं, मोहम्मद शाह और जलाल खां। मोहम्मद शाह और जलाल खां। यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को पराजित करते हैं। ये सूरजगढ़ा की लड़ाई में, क्योंकि यहाँ पे जो भी शासक थे, क्योंकि इनकी जो साहस, इनका जो हिम्मत और इनका जो कार्य कुशलता, जो अपने साम्राज्य के प्रति इनका निष्ठा और साम्राज्य को कैसे खड़ा करना है, कैसे लोग वहां से अति करना है, तो इनका ये सब चीज देख के जो यहाँ जो जागीरदार थे, जो शासक थे, वो इनको परेशान करते थे, इस कारण वो बराबर जाते रहते थे। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे ये दक्षिण बिहार का जब वो शासक के बन के संरक्षक के रूप में दद्दू बीबी के आती है, दद्दू बीबी जब मरती है तो उसके बाद ये प्रमुख शासक बनते हैं और शासक बन के सूरजगढ़ा की लड़ाई में पहले तो वो बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराते हैं, फिर मोहम्मद शाह और जलाल खां जो बिहार में प्रमुख होते हैं सूरजगढ़ा का क्षेत्र में, उसको हराते हैं और पूरी तरीके से वहां पे एक प्रमुख सत्ता के रूप में स्थापित करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जब बात हुमायूं को पता चलता है कि वहां पे दो प्रमुख शासक को हरा दिया और वो बंगाल अभियान के दौरान जहांगीर क्या करता है, जहांगीर बंगाल में गौड़ को दबाने के लिए, बंगाल में गौड़ को दबाने के लिए जाता है, तो ये कोई विरोध नहीं करते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं, चुपचाप जाने देते हैं। और इस जाने के दौरान जब वो गौड़ को दबाने में प्रयास रहता है, वो क्या करता है, जौनपुर, बनारस, कन्नौज, उस पे क्या करता है, जौनपुर, बनारस, कन्नौज पे आक्रमण कर अधिपत्य स्थापित कर लेता है, अब आप देखिए वो उधर बंगाल के गौड़ में जा रहा है, ये कहा कोई विरोध नहीं करेंगे, तुम जाओ जितना अच्छा से जाना है जाओ। और जैसी वो गया, ये जौनपुर, बनारस, ये अपने आप को सोचता है कि किस तरीके से हम मजबूत अपने प्रशासन को करें, क्योंकि क्योंकि बाबर के समय ही मुगल काफी मजबूत हो चुका है और उससे लड़ने के लिए इसके पास संसाधन, मैन पावर सब चाहिए। और वो ये क्षेत्र जीतकर वो अपना क्या करता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। और जैसे ही जहांगीर जब वो वापस बंगाल से दिल्ली की ओर लौटता है, वो क्या करता है, बक्सर में चौसा के पास डेरा डालता है, सोचता है कि आते हैं, चलो थोड़ा सा शेरशाह से भी थोड़ा बहुत हिसाब कर लिया जाए, ठीक है। और वो हिसाब करने के चक्कर में रहते हैं और 26 जून 1539 को, 26 जून चौसा का युद्ध, 26 जून, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध में क्या करता है, शेरशाह पराजित करता है किसको, वो कहता है कि उधर से जब आक्रमण किया, अब वो इस क्षेत्र में मौजूद रहता है, इधर से क्या करता है, वो पूरी तरीके से ये इंतजार कर रहा होता है कि आएगा शेरशाह, उससे हम हिसाब करेंगे, कहता रुको हम आते हैं, और इधर से काफी मजबूत सेना बनाकर आता है और आके ये पूरी तरीके से क्या करता है, आक्रमण करता है और इस चौसा के युद्ध में जो 1539 को होता है, उसके बाद इसको हरा देता है, ठीक है। इससे जहांगीर काफी परेशान हो जाता है, जहांगीर क्या होता है, परेशान होता है,
और जब परेशान होता है तो वो फिर एक बार युद्ध के लिए कन्नौज में, जिसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ये हुआ है 17 मई 1540 ईस्वी में, 17 मई 1540 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध में भी जहांगीर है वो बुरी तरीके से हारता है और वो किसी भी तरीके से अपना जान बचाकर भागता है। जहाँ नदी में डूबता है वहां पे एक शासक को हजामी या इनामी करके कुछ व्यक्ति रहते हैं, वो उसको बचाता है और किसी तरीके से फिर वो ईरान की तरफ चले जाते हैं। बाकी वो हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ तक आप देखते हैं कि वो क्या करता है पूरी तरीके से। ये जो दो युद्ध है, ये जो दो युद्ध है चौसा और बिलग्राम, ये जो दो युद्ध है वो शेर शाह को एक मजबूत शासक के रूप में स्थापित करता है और पूरे हिंदुस्तान का एक तरह से शासक और बादशाह बनाकर छोड़ता है। तो ये दो युद्ध इंपॉर्टेंट, इसलिए जब भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ये दो युद्ध को लेकर क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता है? तो आपको पता है कि ये दोनों युद्ध शेर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बना के सौंपता है। अब हम आगे आते हैं कि जब ये शासक बनता है तो कुछ अभियान करता है। शासक बनने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण अभियान इसलिए कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभियान। ये अभियान क्यों है? क्योंकि ये अभियान वो इसके लिए कलंक भी होता है, ये उसके लिए कलंक के साथ साथ वो उसको चैलेंज भी देता है और चैलेंज के साथ संघर्ष भी देता है और संघर्ष, बदनामी और अंतिम इसको मौत भी देता है। इसीलिए शेर शाह के लिए ये जो तीनों अभियान होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो इनका अभियान है 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में रायसीना जो है वो पूरनमल, रायसीना एमपी में है और यहाँ का शासक है पूरनमल। इंपॉर्टेंट है, अगर वो मिलान करने पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। रायसीना एमपी पूरनमल, और इससे लंबे समय तक संघर्ष होता है और ये जब समर्पण करता है, पूरनमल समर्पण करता है तो काफी हताहत हो चुका होता है और ये कहा जाता है कि उसके जिंदगी का एक काला धब्बा है। कौन? रायसीना संघर्ष, रायसीना युद्ध। उसके बाद 1544 ईस्वी, ये ऐसे क्षेत्र जा रहा है जहां पे काफी अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए क्या है, डट के खड़े होते हैं और इनका कोई कसूर नहीं होता है कि वो जाके शेर शाह को चैलेंज करता है। शेर शाह को कोई लोग चैलेंज भी नहीं करते हैं, बेस ये अपने में खुश रहते हैं कि भाई ना हमको तुमसे मतलब है, ना हम, मुझे जैसे स्थिति में है वैसे रहने दो। लेकिन ये कहता है कि नहीं, हम तुम पे आक्रमण करेंगे। तो ये काफी प्रतिरोध करते हैं और प्रतिरोध करते हैं तो इनके पास तो हिंदुस्तान का बादशाह है, तो इसके पास सेना है, सेना के कारण समर्पण तो कर देते हैं, लेकिन वो इतिहास में इनके लिए काला धब्बा के रूप में है। किसके लिए? शेर शाह के लिए। 1544 ईस्वी में मारवाड़ क्षेत्र, अब ये सब राजपूताना क्षेत्र है। अब यहाँ पे मारवाड़ के साथ युद्ध होता है और ये लंबे समय तक यहाँ का शासक है मालदेव। लंबा युद्ध होता है और यहाँ पे कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देता, सब्जी। अब ये जो चीज है, ये आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। किस शासक के संदर्भ में कहा? मालदेव के शासनकाल में। मालदेव कहाँ का था? मारवाड़ का था। फिर 1545 ईस्वी कालिंजर अभियान। और आपको पता है कि यहाँ पे उक्का नामक एक अग्निशास्त्र था, उक्का अग्निशास्त्र था, जिसको चलाने में उसकी क्या होती है? मौत हो जाती है। अब आप एक चीज याद रखिए कि जिस तरीके से औरंगजेब के लिए दक्षिण भारत का क्षेत्र नासूर बन जाता है, उसको अंतिम में मौत की गति होती है, उसी तरीके से हमारे शेर शाह को
राजपूतों के क्षेत्र में घुस करके, जो राजपूताना क्षेत्र है उस क्षेत्र में घुस करके अंतिम में मौत की क्या होती है, गति प्राप्त होती है। और इस तरीके से इनका ये होता है, क्योंकि शेर शाह बहुत बड़े शासक थे और वो नीचे से ऊपर उठ के गए थे। इसके कारण उनको जो स्थानीय जानकारी थी उस जानकारी का वो सदुपयोग कहाँ करते हैं, अपने साम्राज्य विस्तार करने में, अपने जनता के कल्याण में ये सब काम करते हैं। इस कारण यहाँ पे ये कुछ उनके कार्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उस कार्य को हम देखेंगे। पहला तो उनका कुछ निर्माण कार्य है। किनका? शेर शाह का निर्माण कार्य है। देखिए, जैसे चीन ने क्या किया, विशाल दीवार बनाया अपनी सुरक्षा के लिए। हमारे कोई शासक ने क्या किया, कोई ऐसा बड़ा दीवार नहीं बनाया जिस जैसे आना था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि भाई पश्चिमोत्तर भारत से ही कुछ ज्यादा आता है, कभी तुर्क आता है, कभी मंगोल आता है, कभी कोई आता है, तो उसके सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला कहाँ? पंजाब क्षेत्र। रोहतासगढ़ का किला पंजाब क्षेत्र में क्या करते हैं, बनवाता है। पहला। दूसरा जो चीज है वो है सासाराम में एक किला, सासाराम में भी रोहतासगढ़ किला है। सासाराम में भी रोहतासगढ़ किला है, रोहतासगढ़ किला है। एक तो पंजाब में है, दूसरा सासाराम। तीसरा जो दीनपनाह नगर था जहांगीर के द्वारा बनाया गया था, दीनपनाह नगर के स्थान पर क्या करता है, वो पुराना किला बनाता है। क्या बनाता है? पुराना किला, दिल्ली का पुराना किला, पुराना किला का निर्माण। इसके अलावा 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के रूप में स्थापित करता है, पटना के रूप में स्थापित करता है। उसके बाद सासाराम में रोहतासगढ़ किला बनाता है और यहीं पे अष्टकोणीय मकबरा भी बनाता है, अष्टकोणीय मकबरा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछ ले, इतना में अगर कोई फैक्ट दे दे इनके निर्माण कार्य में कि रोहतासगढ़ का किला पंजाब, सासाराम में रोहतासगढ़ किला, अष्टकोणीय मकबरा, जहाँ पे इनका अपना मकबरा भी है। मकबरा कहा क्या, किसको कहा जाता है? जो उनके मौत के बाद जो ताबूत होता है, मौत का ताबूत जो होता है, मौत के बाद जो ताबूत दफनाया जाता है वो क्या होता है? मकबरा होता है। वो मकबरा को क्या किया, दफनाया जाता है। तो वही मकबरा, अष्टकोणीय मकबरा में इनका चीज रखा गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सासाराम का जो मकबरा है, सासाराम का मकबरा जो है, इसके बारे में कुछ हमारे विद्वान है। जैसे पहला विद्वान है कानूनगो हिस्टोरियन है बहुत बड़े। ये कहते हैं कि जो सासाराम का मकबरा बहुत सुंदर है, वो मकबरा जो है बाहर से इस्लामिक और अंदर से हिंदू, अंदर से क्या है, अंदर से हिंदू स्थापत्य है। अब इसके बाद एक है कनिंघम साहब। कनिंघम साहब तक यहाँ तक तो कह देते हैं, कनिंघम साहब तो यहाँ का कहते हैं ये ताजमहल से भी सुंदर है, ताजमहल से भी क्या है, सुंदर है। ठीक है, ये दो फैक्ट सासाराम मकबरा के बारे में कहा जाता है। ठीक है, अब हम इनका कुछ काम है, कुछ अन्य काम भी है, कुछ अन्य काम को भी हम देख लेते हैं, अन्य काम को भी देख लेते हैं। जैसे पहला चीज है भूमि पैमाइश, क्योंकि ये जागीरदार के बेटे थे, तो ये इन्होंने क्या किया, भूमि पैमाइश करवाया, भूमि पैमाइश। और आजकल जो आप बीघा देखते हैं, बीघा, कट्ठा, ये सब जो कॉन्सेप्ट है,
वो वहीं से निकलता है। इन्होंने भूमि नाप के लिए सिकंदरी गज जो 32 के पद्धति पर आधारित होता था, और सन का डंडी रहता था, उसका भी प्रयोग किया जाता था भूमि के माप में। ठीक है, उसके बाद जो भूमि पैमाइश था, उसके बाद लगान जो होता था वो नगद और फसल दोनों में लिया जाता था। लगान जो होता था नगद और फसल दोनों रूप में लिया। नगद को हालांकि ज्यादा वरीयता दिया जाता था। पट्टा और कबूलियत प्रथा की स्टार्ट। पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह के द्वारा। अब इस पट्टा क्या था? पट्टा क्या था कि आपको जमीन पट्टा पे दिया जाता था, उसके बदले में कागज पे आपसे कबूल करवाया जाता था कि ये जमीन आपको दिया जा रहा है, इसका ऐसे ऐसे है, और उसका वो चीज पूरा लिखा पढ़ी होता था। ये बहुत अच्छा चीज था। यही कारण है कि इनके राज्य में प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। आज भी हमारे राज्य में इस तरीके का पट्टा और कबूलियत प्रथा का प्रमाण मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि कानूनगो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता है। कानूनगो कहता है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए हम स्टेटमेंट दिखा देते हैं। अगर 10 से 20 साल भी 10 से 20 वर्ष भी ये शेरशाह रह जाते तो जमींदारी क्या हो जाती? खत्म हो जाती। रह जाते तो जमींदारी खत्म हो जाती। फिर भूमि को क्या किए? भूमि को 3 तरह से बांटे, अच्छी, मध्यम और निकृष्ट। ये उनका चीज था। ये एक भूमि से संबंधित काम था। अब दूसरा जो हम आते हैं वो न्याय के बारे में आते हैं। भूमि के बाद हम लोग इसको क्या आते हैं? न्याय के बारे में आते हैं। पहले प्रशासन के बारे में आते हैं। प्रशासन देख लेते हैं। प्रशासन वो सिर्फ हम बिहार के संदर्भ में प्रशासन देखेंगे और कहीं नहीं देखेंगे, आगे हम देखेंगे। बंगाल जो था, बंगाल को 19 सरकार मतलब 19 जिला में तब्दील किया गया था। 19 जिला में क्या किया गया था? बांटा गया था। 19 जिला में बांटा गया। उन्नीस जिला में बांटा गया। ठीक है, उसके बाद इनका जो था न्याय का काम जो था, अब इनका कौन कौन अधिकारी था हम अधिकारी को नहीं जाएंगे, लेकिन बंगाल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बंगाल को कितने जिला में बांटा गया था। उसके बाद न्याय प्रत्येक बुधवार को दिया जाता था। प्रत्येक बुधवार को ये न्याय का काम करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। प्रत्येक बुधवार के दिन न्याय का काम किया जाता था। ठीक है, एक चीज और था कि इन्होंने एक व्यवस्था किया था जिसका नाम था हरकारा। हरकारा 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 आधुनिक आईबी, एक वर्ड में आप इसको समझ लीजिए, आधुनिक आईबी। आईबी समझते हैं? ये था हरकारा जो था वो सूचना और गुप्तचर विभाग का हेड होता था। और दरोगा ये डाक चौकी को क्या करता था? दरोगा ये डाक चौकी को सूचना देता था। जैसे आज आईबी है वो किसको सूचना देता है? गृह मंत्रालय को देता है। उसी प्रकार हरकारा एक तरह का आईबी का चीज था। ठीक है, अब हम तीसरा चीज जो इसमें आते हैं, मुद्रा। मुद्रा 3 तरह का, एक तो चांदी का रुपया चलाने में इसका अहम रोल है। चांदी, तांबा और असरफी। चांदी, तांबा और असरफी। सोना का असरफी होता था। चांदी जो होता था
वो 178 ग्रेन होता था, और तांबा जो होता था 380 ग्रेन होता था, और असरफी ये शायद 16-17 ग्राम का होता था। ठीक है, अब ये चीज आपको हम देखें कि, और ये जन कल्याण का भी बहुत काम करते हैं, लेकिन इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक सड़क बनवाते हैं। ये सड़क, हालांकि ये 3-4 सड़क बनाते हैं, लेकिन एक सड़क जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो पूर्व में सोनार, पूर्व में सोनार, सोनार जिसको सोनार कहाँ है, बंगाल, पूर्व में सोनार से लेकर पश्चिम में अटक, पश्चिम में अटक तक बनवाया। अटक कहाँ है, ये अटक अटक जो है ये आपको अटक सिंध क्षेत्र में आता है, तक बनवाया, जिसको ग्रांटक रोड भी कहते हैं, ग्रांटक रोड भी कहते हैं, या शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं, शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो एक पूरा आपको शेरशाह सूरी के बारे में एक मोटा मोटी आप लोग को सूचना मिल जाता है, जिसमें हम शेरशाह का व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन सभी को मोटा मोटी तौर पे हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से पूरा शेरशाह के बारे में समाप्त होता है। अब थोड़ा सा और बचा है, उसको हम 2-3 मिनट के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि इब्राहिम खां लोदी जब कमजोर होता है तो दरिया खां नुहानी, इब्राहिम खां लोदी जब वो बाबर से हारता है, उस समय सत्ता का एक क्या होता है, एक गैप बनता है, तो वहां पे दरिया खान नुहानी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है, दरिया खान नुहानी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है, जिसे आगे चल के जहांगीर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, जहांगीर के बाद समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन जब जहांगीर कमजोर होता है, तो जहांगीर के कमजोर के बाद यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है दाऊद खान, जो बिहार के क्षेत्र में शासक बनता है, दाऊद खान जो बिहार में शासक बनता है। और ये क्या करता है, बिहार में शासक बनता है, ये क्या करता है, पटना में जो दुर्ग होता है, पटना का दुर्ग नष्ट करके हाजीपुर में दुर्ग का निर्माण करता है। ठीक है, तो दाऊद खान अब यहाँ पे क्या है, ये है दरिया खान नुहानी। जब इब्राहिम खान लोदी के समय दरिया खान नुहानी मजबूत होता है, तो जहांगीर उसको क्या करता है, पूरी तरीके से खत्म करता है। फिर जहांगीर जब कमजोर होता है, तो बिहार में दाऊद खान शासक बनता है, और ये लंबे समय तक रहता है। दाऊद खान को दबाने के लिए अकबर के द्वारा मुनीम खां को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, मुनीम खां को भेजा जाता है। मुनीम खां को जब भेजा जाता है, तो दाऊद खान इसको बुरी तरीके से पीटता है, कहता है कि ऐसा बात है, ये पूरी तरीके से हार जाता है। तो अकबर स्वयं यहाँ पे आता है, बिहार में क्या है, तो दाऊद खां को दबाने के लिए अकबर क्या करता है, स्वयं आता है। अकबर फिर स्वयं आके इसको क्या करता है, यहाँ पे पूरी तरीके से दाऊद खां को हराता है और मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है, कहाँ, बिहार में। ठीक है, अब जब यहाँ पे आता है तो वो 2 काम करता है। एक काम तो करता है कि हाजीपुर जो दुर्ग था, हाजीपुर दुर्ग को नष्ट करता है। और दूसरा जो चीज है वो महेश ठाकुर, ठीक है, जो तिरहुत राजा होते हैं, उसको वो क्या करता है, पराजित करता है, और महेश ठाकुर को राजस्व वसूलने का अधिकार देता है।
अधिकार देता है। ठीक है, इसके बाद शेरशाह का शासन काल आता है। शेरशाह का शासन काल आता है। शेरशाह का शासन काल भी अपना यहाँ पे पूरी तरीके से मजबूत रहता है, कोई तरह का विद्रोह नहीं होता है। लेकिन उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब का आता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब फिर बिहार में क्या होता है, कुछ बिहार में सत्ता परिवर्तन का हलचल होने लगता है। ठीक है, तो जब औरंगजेब के समय ही क्या होता है, औरंगजेब के समय क्या होता है कि औरंगजेब के समय ही 1707 में शायद औरंगजेब की मृत्यु होती, तो 1702 में पोते अजीम, इनका एक पोता है, पोता अजीम वो सूबेदार या यहाँ का हेड बना के पोता अजीम को शासक बना के भेजते हैं कि भाई वहां पे जाओ शासन करो। ठीक है, और ये जब आते हैं तो यहाँ पे पटना का नाम क्या हो जाता है, अजीमाबाद हो जाता है। पटना का नाम अजीमाबाद हो जाता है। और अजीमाबाद जब बनाते हैं तो इसके सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च भी करते हैं अजीमाबाद। इसके बाद इनका पुत्र जो है इनका जो पुत्र है वो फर्रुखसियत, जिसका जन्म पटना में हुआ था, जन्म भी पटना में होता है और राज्याभिषेक भी पटना में होता है। राज्याभिषेक भी क्या होता है, पटना में होता है। तो अब ये दो फैक्ट जो है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। औरंगजेब का पोता अजीम जिसके नाम पे अजीमाबाद, उसके बाद फर्रुखसियत, अजीम का बेटा फर्रुखसियत, और फर्रुखसियत का अपना पूरा इनका जन्म राज्याभिषेक दोनों पटना में होता है। ठीक है, दूसरा जो फैक्ट है, औरंगजेब के समय अलीवर्दी खां शासक बनता है। अलीवर्दी खां कहाँ का बनता है, बंगाल का बनता है। अलीवर्दी खां जो क्या होता है, बंगाल का सूबेदार रहता है, या दीवान जिसको कहते हैं, जो दीवानी और राजस्व का मामला देखता है। बंगाल का सूबेदार रहता है। ठीक, इसी के समय पेशवा कौन है, पेशवा का नाम बालाजी राव है। पेशवा बालाजी राव आक्रमण करता है। हालांकि यहाँ जब बालाजी जब आक्रमण करता है तो वो पूरी तरीके से यहाँ पे हार का सामना देखता है, और जब वो लौटता है हार का सामना करता है, और वो मुंगेर भागलपुर होते हुए वापस लौट जाता है। मगर उड़ीसा पे उसका आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि पेशवा बालाजी बाजीराव किसके काल में शासक अति आक्रमण करते हैं, अलीवर्दी खां उस समय शासक रहता है, और अलीवर्दी खां है तो उस समय उसका वो चीज रहता है। अब आते हैं कि, और ये अलीवर्दी खां इसको बालाजी को फतुहा के जगह पराजित करता है। तो ये चीज आपका बिहार से जुड़ा हुआ फैक्ट था, ये आपको हम बता दिए। अब हम आते हैं मुगल कालीन बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट में, जैसे सूफी सिलसिला। तो यहाँ पे जो सूफी सिलसिला था बिहार में, वो चिश्ती और सुहरावर्दी संप्रदाय से था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं उसी फैक्ट को चर्चा करते चला जाता हूँ। थोड़ा देर बचा है तो बस इतना इंतजार किए तो 5-10 मिनट और इंतजार करिए और देखते जाइए कि वो सब चीज क्या है। बिहार में सूफीवाद में सबसे पहले फिरदौसी संप्रदाय
ये याहिया मनेरी, जो मनेर में आप देखते हैं दरगाह है याहिया मनेरी फिरदौसी संप्रदाय, यहाँ पे याहिया मनेरी थे। और इनका दूसरा इसी संप्रदाय से जुड़े थे सद अहमद चीरमपोश, दूसरा थे संत अहमद चीरमपोश, ये मनेर पटना के आसपास, चीरमपोश ये बिहार शरीफ ठीक है। और दूसरा जो है सतारी सिलसिला, पहला ये और दूसरा सतारी सिलसिला, सतारी सिलसिला से यहाँ पे जो जुड़े हुए व्यक्ति थे वो अब्दुल्ला सतार थे, जो बिहार में स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्ला सतार बिहार में शुरू करते हैं, सतारी सिलसिला को बिहार में शुरू करते हैं। आप लोग को जो मैं मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पूरा आप लोग को चिश्ती, सुहरावर्दी, ये सब कादरी, ये सब संप्रदाय के बारे में एक उसका ट्रिक के साथ याद करने का तरीका और पूरा उसको खत्म कर दूंगा एक अर्थी में। मगर यहाँ पे मैं आपको बिहार के, तो यहाँ पे फिरदौसी संप्रदाय याहिया मनेरी के ये थे, और ये पटना के आसपास जो विक्रम मनेर पटना है वो यहाँ पे इनका दरगाह भी है। दूसरा संत अहमद चीरमपोश जो बिहार शरीफ में इसका है, वहाँ पे इनका दरगाह है वहाँ पे। और दूसरा सतारी सिलसिला जिसका अब्दुल्ला सतार इनके बिहार में शुरू किए थे। ये दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो है हम लोग को औरंगजेब, जैसा कि आप लोग को पता है कि औरंगजेब जो थे, औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिला से जुड़े हुए थे, नक्शबंदी सिलसिला से जुड़े हुए थे, नक्शबंदी सिलसिला से जुड़े हुए थे। जो इनके गुरु थे वो बिहार के थे, उनका जो नाम था वो नाम था मुल्ला मोहन। ये इन्हीं के शिष्य थे। कौन? औरंगजेब मुल्ला मोहन के शिष्य थे। औरंगजेब इन्हीं से दीक्षित होके नक्शबंदी सिलसिला में क्या होता है, कन्वर्ट होते हैं, उनको अपनाते हैं। इसके अलावा एक दरभंगा जो तिरहुत नरेश है, आपको पता था कि अकबर जब आते हैं तो राजस्व वसूलने का ठेका किसको देते हैं? महेश ठाकुर के नेतृत्व में कुछ यहाँ पे बेहतर काम होते हैं, जिसमें एक तत्व चिंतामणि पुस्तक है। तत्व बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस बार देख के जाइएगा। तत्व चिंतामणि इसके लेखक जो है वो है गणेश उपाध्याय इनके पुस्तक है। यहाँ पे एक इन्हीं के राज में, महेश ठाकुर के राज में एक ध्योत परीक्षा, जो परीक्षा पद्धति आज हम लोग दे रहे हैं इससे भी थोड़ा टफ था, जो यहाँ ध्योत परीक्षा का भी आयोजन करते हैं। ये हो सकता है कम इम्पोर्टेंट हो, लेकिन अगर स्टेटमेंट में आ जाए चाहे कुछ में आए तो ध्योत परीक्षा का, क्योंकि हर किताब में हम इसको देख रहे थे कि ये परीक्षा का थोड़ा सा वर्णन दिया हुआ, तो सोचे मैं आप लोग को इस चीज के अवगत करा दूं, ठीक है। ये चीज आपका इतना इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट फैक्ट बचता है, 2-3 फैक्ट है वो बस आपके लिए है, जो हमसे छूट गया है, सोचे उसको हम बता देते हैं। एक राजा राम मोहन राय, ये मेडिएवल का ही पार्ट है। राजा राम मोहन राय किसका? फारसी भाषा अध्ययन के लिए पटना आए थे। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस भाषा के अध्ययन के लिए आए थे, तो फारसी भाषा के अध्ययन के लिए आए थे। दूसरा फैक्ट है, सुलेमान जो छूट गया था, मैं वो सुलेमान पाल शासक को, सुलेमान अरब व्यापारी है, पाल शासक को रूहमा कहा है। पाल शासक को क्या कहा है? रूहमा कहा है। और इसका एक फैक्ट और कोई फैक्ट हो तो ये आप लोग को, ये फैक्ट था, ये फैक्ट आप लोग को हम करीब करीब करवा दिए। तो इस तरह से एक तरीके से आपका मेडिएवल हिस्ट्री पूरी तरीके से समाप्त होता है।
आप कोशिश कीजिएगा, मैं इसका दे दूंगा, आपको पीडीएफ बनाकर दे दूंगा, इससे ज़्यादा मत पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। ये मैं आपको क्या किया हूँ कि 1 घंटा के अंदर, हो सकता है वीडियो बड़ा हो लेकिन पीडीएफ में इससे भी आपको पूरा शॉर्ट मिलेगा और 2 से 3 पन्ना में आपका ये पूरा मेडिएवल हिस्ट्री तैयार है। क्योंकि मैं इसको बढ़ा बढ़ा के, यानी कुछ हम इसमें बहुत सारे बात जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते वो बात चला जाता है, तो इसके कारण हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। लेकिन आप जब इसको आत्मसात करेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आप विश्वास करिए। आप विश्वास करके इस चीज़ को देखिए और एक बार आप इसको पढ़ के देखिए, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी रहेगा। चलिए, गुड नाइट आप लोग के लिए, शुभ रात्रि, थैंक यू।